तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की डिमांड के आधार पर हम यहाँ पर अब बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। और सभी लोग जो भी हमारे सारे प्यारे बच्चे हैं ना, वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कमेंट से ज़रूर कर देंगे, साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा लेंगे। यहाँ पर देखिए हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे दोस्त। यहाँ पर हम बात करेंगे रसायन विज्ञान का, जो आपका सेट नंबर 1 है 347 WA, ठीक है ना, 2020 का। देखिए कोई भी एग्जाम हो, आप अगर प्रीवियस ईयर का पढ़कर जाते हैं ना, तो आपको ज़रूर से ज़रूर बेनिफिट मिलने वाला है। और ये आपको श्योर है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेम टू सेम पैटर्न पर मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। तो आपको अब लास्ट टाइम में देखिए क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखना है और ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है ना, उसको रिवाइज करना है, ठीक है ना। अब अभी आपने जो भी सिलेबस पढ़ा उसके लिए तो ठीक है, लेकिन अभी आपको क्या करना है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लगभग 3 साल के, मैं आपको डेली कराऊंगा, डेली 4 से 5। अब आप लोग बस बैठ के पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और बस क्या करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए आने वाली है, ठीक है ना। यहाँ पर हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के, ठीक है ना। तो जो बच्चे हमारे साथ अभी जुड़े हैं वो लास्ट तक जरूर जुड़े रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, आप पहली बात तो आप देखिए, जो ठोस वाले क्वेश्चन है, पहला चैप्टर ठोस अवस्था वो निकाल दिया गया है सिलेबस से, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पर काट कर चलेंगे, क्योंकि ये 2020 का है, तब जो ठोस वाला चैप्टर था वो जुड़ा हुआ था, लेकिन इस वर्ष काट दिया गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान देना। ये ग्रेफाइट ध्यान दीजिएगा, ये काट दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर का है, जिसको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसका देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। समान ताप पर किन विलयनों के समपरासारी हैं? समान ताप पर किन विलयनों के परासारी हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है, 0.1 मोल NaCl तथा 0.1 मोल Na2SO4, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, आपका आंसर कौन सा है मेरे प्यारे भैया लोग, आप भी सभी लोग जानेंगे मेरे प्यारे साथी हो। यहाँ पर देखिए उत्तर नंबर ख, यहाँ पर आपका आंसर सही होगा, क्या है कि 0.1 मोल यूरिया तथा 0.1 मोल NaCl। यहाँ ये विलयन का है, समपरासरी है। कैसे है, ऐसे यौगिक जिनके विलयन के समान सांद्रता में, क्या कह रहा है, जिनके विलयन के समान सांद्रता में मोलों की संख्या क्या होती है, समान होती है, ऐसे यौगिक के विलयन समपरासारी युग्म कहलाते हैं। इन युग्म में 0.1 मोल CaNO3 का होल ट्वाइस तथा 0.1 मोल Na2SO4 को मिश्रित किया जाता है, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। तो ये आपका कुल मिलाकर बनता है, तो आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है, 4 धातुओं A, B, C तथा D के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः 1 प्लस 1.5 वोल्ट, -2.0 वोल्ट और 0.34 वोल्ट तथा 0.76 वोल्ट है। तो इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता का क्रम क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो घटते जो सक्रियता का क्रम है, मैं आपको थोड़ा ध्यान देगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है कि धात्विक तथा अधात्विक तत्वों को, किसको, धात्विक तथा अधात्विक तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर, किसमें, मानक अपचयन विभव के जो बढ़ते हुए क्रम में रखने पर, ठीक है ना, जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं, ठीक। और जिस तत्व का मानक अपचयन विभव कम होता है वह प्रबल अपचायक होता है। क्या होता है, प्रबल अपचायक होता है। सक्रियता श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक गुण कम होते हैं जाते हैं। इस प्रकार दी गई धातुओं की A बराबर प्लस 1.5 वोल्ट, B बराबर -2.0 वोल्ट, C बराबर 0.34 वोल्ट और D बराबर -0.76 वोल्ट, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अब देखिए, घटती हुई जो सक्रियता है, ध्यान दीजिए, घटती हुई सक्रियता का क्रम जो होगा B इज ग्रेटर देन D इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन A, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, थोड़ा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया, अब देखिए आपके लिए क्या है ना, ज़्यादा क्वेश्चन, जितना आप क्वेश्चन अपने आँख के सामने से गुजार लेंगे, जितने क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर लेंगे, उतना बेनिफिट आपके लिए। सिर्फ आपको रिवाइज करना है, हमारे साथ पढ़ना है
और इसको क्वेश्चन को देखना है, एक बार देखना है, दिमाग में कंठस्थ करना है, बाकी कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया शून्य कोट की अभिक्रिया है, ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जो शून्य कोट की अभिक्रिया है आपकी, ठीक है ना। तो CH3COO प्लस NaOH, ये CH3COO प्लस C2H5OH है आपकी, ठीक। या CH3COO प्लस H2O बराबर CH3COOH प्लस CH3OH है, या 2FeCl3 प्लस SnCl2 2FeCl2 प्लस SnCl4, या H2 प्लस Cl2 क्रिया करके 2HCl बनाकर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको बताऊंगा कि इसका आंसर तो आपका क्या होगा, H2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl, ठीक। तो ये क्या है, हमारी शून्य कोट की अभिक्रिया है। क्या है, शून्य कोट की अभिक्रिया है। शून्य कोट की अभिक्रिया में ध्यान दीजिएगा, इसमें भी देखिए कितने उत्पाद बन रहा है, 1 2, इसमें भी 1 2, इसमें भी 1 2, इसमें कितना बन रहा है, 1 उत्पाद बन रहा है, ठीक। तो अब देखिए, वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता की शून्य घात पर निर्भर करता है, वह अभिक्रिया जिसका वेग किस पर, अभिक्रिया की सांद्रता की शून्य घात पर निर्भर करता है, शून्य कोट की अभिक्रिया या जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। शून्य कोट की अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात dx/dt बराबर K⁴ या dx/dt बराबर K या x बराबर KT, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या है कि शून्य कोट अभिक्रिया के उदाहरण आपको देना है, यहाँ आपको उदाहरण दे दिया गया, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला ध्यान दीजिएगा, क्या है कि एमाइडो से एमीन बनाने की प्रयुक्त अभिकारक कौन सा है। इसमें जो एमाइड है, एमाइडो से जो एमीन बनेगा ना, उसको बनाने के लिए प्रयुक्त जो अभिकर्मक है वह कौन सा है, Br2KOH K2Cr2O7 H2SO4 या HCl ZnCl2 या NaOH CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जो हो जाएगा एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त जो अभिकर्मक है Br2KOH है। यह प्राथमिक एमीन बनाने की एक विधि है। क्या है, प्राथमिक एमीन बनाने की यह एक विधि है, ठीक है ना। और CH C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस Br2 प्लस 4KOH और CH3 NH2 प्लस 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2O, ठीक है ना। यहाँ पर एस्टेमाइड या मेथिल एमीन आपके पास है। तो ध्यान दीजिएगा, एमाइड से एमीन बनाने की जो अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। एमाइड से किससे, एमाइड से एमीन बनाने की जो अभिक्रिया है इसको हम क्या कहेंगे, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो फ्लोबिन जो नाम है यहाँ पर, ठीक है ना, विटामिन B1 का, विटामिन B2 का, या विटामिन B6 का, ठीक, या विटामिन B12 का। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा राइबोफ्लोविक नाम है वह क्या है, विटामिन 12 का है, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या लिख सकते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन तथा लेक्टोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन B2 की कमी से, B2 की कमी से क्या होता है, चर्म रोग, ओष्ठ कोरों का फटना, नेत्र कोशिकाओं का उभरना रोग हो जाते हैं। इसके प्रमुख स्रोत अनाज, दालें, बादाम, मटर, सेब, मशरूम, दूध, दही, पनीर, मछली, अंडा, यकृत, वृक्क आदि होते हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए, एक ठोस द्रव्यमान में क्या कह रहा है कि एक ठोस द्रव्यमान में पोटेशियम परमाणु क्रिस्टलीय घनी जालक के केंद्र में स्थित है। क्या कह रहा है कि एक ठोस द्रव्यमान में क्या हो रहा है, पोटेशियम परमाणु जो होते हैं ना, वो क्रिस्टलीय घनी जालक के केंद्र में स्थित हैं, ठीक। तो पोटेशियम के 4.0 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या क्या होगी, इसकी अनुमानित संख्या होगी वह क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 39 ग्राम पोटेशियम में परमाणुओं की संख्या क्या होगी, 6.023 × 10⁻³ ये आपका हो जाएगा। और 4 ग्राम पोटेशियम में जो परमाणुओं की संख्या होगी 6.023 × 10⁻23/39 × 4 परमाणु, क्या हो जाएगा यहाँ पर BCC इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, ठीक, ये आपका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप लिखेंगे 8 × 1/8। देखिए जो घन होता है ना उसमें 8 कोने होते हैं, तो 8 × 1/8 कॉर्नर पर एक कॉर्नर बराबर 2 परमाणु आपका हो जाएगा, ठीक। अब 4 ग्राम पोटेशियम में जो इकाई सेलों की संख्या हमारी आएगी, तो देखिए हमने ये निकाला था 4 ग्राम के लिए, और ये हमारा क्या आया 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 ×
23 अपान 39 इंटू 10 पावर 23 इंटू 4, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा 3.09 इंटू पावर 22 इकाई सेल। ठीक, चलिए अगला देखिए, एक अवाष्पशील पदार्थ के क्या करा, एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को, किसको, एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, किसमें, 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक की 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि हुई। बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। क्या करना है, पदार्थ के अणुभार की गणना करना है। तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू W2 इंटू 1000 बटे W1 इंटू एम आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्या है क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अतः जो पदार्थ का अणुभार है m बराबर क्या हो जाएगा, केबी इंटू W2 इंटू 1000 बटे डेल्टा टीबी इंटू W1, ठीक है ना। तो m बराबर क्या हो जाएगा 2.67 इंटू 2.5 इंटू 1000 बटे 0.4 इंटू 100, यानी m बराबर क्या हो जाएगा 166.87 ग्राम, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 2 के ग की बात करें। क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल EMF की गणना कीजिए। क्या करना है, निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल EMF की गणना कीजिए। ठीक, तो CD अपान CD की पावर 2 प्लस, ठीक है ना, ऑब्लिक यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको लिख लेना है, यहाँ पर आपका आएगा 0.80 वोल्ट, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला कुछ, अब देखिए यहाँ पे आपको ये भी लिखना है, देखिए वो आपका क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना, क्वेश्चन दे रखा है, इसका सोल्यूशन आपको निकालना है यहाँ पर। तो इसका सोल्यूशन आप ये लिख लीजिएगा। ठीक, हमें इसमें सारे मान दे रखे हैं, ठीक है ना। फार्मूला आपको यही याद कर लेना है, ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। क्या होता है फार्मूला, EMF बराबर E0 सेल माइनस E0 सेल बराबर E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपको लिख लेना है। ठीक, चलिए, और जब इसमें आप मान रखेंगे तो 0.080 माइनस 0.40, ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1.20 वोल्ट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, स्कंदन क्या है, स्कंदन क्या होता है, हार्डी सुलजे नियम को स्पष्ट कीजिए। स्कंदन क्या है, जो हार्डी सुलजे नियम को क्या करना है, स्पष्ट करना है। स्कंदन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, स्कंदन को ध्यान समझेंगे। और जो मेरे प्यारे साथी है ना, वो वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो छोटे छोटे कोलाइडी कणों का, किसका, छोटे छोटे कोलाइडी कणों का अनावेशित होने के फलस्वरूप, क्या होने के, अनावेशित होने के फलस्वरूप आपस में मिलकर बड़े कणों के रूप में अवक्षेपित होने की घटना स्कंदन कहलाती है। क्या कहलाती है, जो हमारे छोटे छोटे कोलाइडी कण होते हैं ना, उनका जो अनावेशित होने के फलस्वरूप, क्या होने पर, अनावेशित होने के फलस्वरूप, क्या होने पर आपस में मिलकर बड़े कणों के रूप में क्या होते हैं, अवक्षेपित होने की घटना क्या कहलाती है, स्कंदन कहलाती है। उदाहरण के लिए ध्यान दीजिएगा, उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा कि लाल रंग के फेरिक हाइड्रोक्साइड, जो लाल रंग के जो फेरिक हाइड्रोक्साइड होते हैं ना, वो सॉल में प्रावेशित पीले रंग का आर्सेनिक सल्फाइड मिलाने पर क्या होता है, क्या होता है, स्कंदन हो जाता है, जिससे विलयन रंगहीन हो जाता है। ठीक, तो हार्डी सुलजे का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा कि किसी विलयन का जो अवक्षेपण करने में, जो विलयन है उसका अवक्षेपण करने में विद्युत अपघट्य का वह आयन प्रभावी होता है। क्या होता है, विद्युत अपघट्य का आयन क्या होता है, प्रभावी होता है, जिस पर कोलाइडी कणों में विपरीत आवेश होता है। क्या होता है, विपरीत आवेश होता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, प्रभावी आयन की संयोजकता बढ़ने से, क्या होने पर, प्रभावी आयन की जो संयोजकता है वो बढ़ने से प्रभावी आयन की स्कंदन शक्ति बढ़ती है। अतः धनावेशित कोलाइडी कण के प्रति ऋण आयनों की स्कंदन शक्ति निम्न क्रम में बढ़ती है। ठीक, तो ये आप देख लीजिएगा Cl माइनस, ठीक है ना, Cl माइनस इज ग्रेटर देन SO4 डबल माइनस इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा PO4 ट्रिपल माइनस, ठीक, आपके लिख देगा। ठीक, ऋणावेशित कोलाइडी कण के प्रति धनायनों की जो स्कंदन शक्ति है निम्न क्रम में बढ़ती है। कौन से क्रम में, Na प्लस इज ग्रेटर देन Mg डबल प्लस इज ग्रेटर देन Al ट्रिपल प्लस इज ग्रेटर देन Ti4 प्लस। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। तो इस प्रकार फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइडी विलयन के स्कंदन में NaCl, CuCl2 और AlCl3 समान रूप से प्रभावी हैं। ठीक, क्योंकि प्रभावी जो आयन है Cl माइनस सभी में समान आवेश का है। ठीक,
और आर्सेनिक सल्फाइड कोलाइड विलयन के स्कंदन में NaCl, Na2SO4 और Na3PO4 समान रूप से प्रभावी हैं, क्योंकि प्रभावी आयन Na+ सब में समान आवेश का है। ठीक है ना। चलिए 3 के क की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर H2SO4 का एक नमूना, जो H2SO4 है ना, इसका एक नमूना 94% W/V है और उसका घनत्व 1.84 ग्राम मिली है। इस विलयन की मोललता परिकलित कीजिए, तो H बराबर 10 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, H बराबर 1, O बराबर 16, S बराबर 32। ठीक, अब देखिए 94% अभिप्राय है कि 100 ml में H2SO4 का भार 94 ग्राम है। ठीक, तो विलयन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन इंटू घनत्व 100 ml इंटू 1.84 ग्राम प्रति ml बराबर 184 ग्राम। ठीक है ना। तो विलयन में जो विलायक की मात्रा है, ठीक है ना, क्या हो जाएगी 184 माइनस 194, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 90 ग्राम आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9.09 किग्रा। ठीक, और मोललता की बात करेंगे, मोललता में देखिए यम बराबर W/M/W kg या 94/98/0.09 बराबर क्या हो जाएगा 94/98 इंटू 0.09, या क्या हो जाएगा यम बराबर 94/8.82 बराबर क्या हो जाएगा 10.657 मोल प्रति किग्रा या मोलल आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। फैराडे द्वारा प्रस्तुत विद्युत अपघटन के प्रथम एवं द्वितीय नियम को स्पष्ट कीजिए। चलिए फैराडे के प्रथम और द्वितीय नियम को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और अच्छी तरीके से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। तो क्या कहता है फैराडे का प्रथम नियम, तो फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार विद्युत अपघट्य में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर, मान लीजिए जो हमारे पास कोई विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य का मतलब आप सभी लोग जानते हैं ना मेरे प्यारे बच्चा लोग, मेरे प्यारे भैया लोग, मेरे पास साथियों, देखिए क्या होता है, मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा यहाँ पर। देखिए विद्युत अपघट्य में क्या होता है, आपके पास क्या होता है, एक बर्तन होता है। ठीक, ठीक, क्या होता है, एक बर्तन होता है, इसमें एक घोल होता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम Zn की छड़ को लगा रहे हैं, किसकी, Zn की छड़ को लगा रहे हैं, तो इसमें आपको ZnSO4 का घोल होगा और एक प्लस होगा, एक क्या होगा माइनस से जोड़ेंगे। ठीक है ना, एक माइनस से जोड़ेंगे तो एक को प्लस से जोड़ेंगे, तो ये आपका जो बन रहा है ना, ये हमारा क्या होता है विद्युत अपघट्य होता है एक प्रकार का। ठीक है ना, और बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए कि फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर, किस पर, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, ठीक, इस पे जो आप इलेक्ट्रोड पर क्या कर रहे हैं, विद्युत अपघट्य में जो प्रत्येक इलेक्ट्रोड है ना, इस पे जो मुक्त होने वाले क्या हो रहे पदार्थ की जो मात्रा है विलयन में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की परिणाम के अनुक्रमानुपाती में होती है, यानी कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा Q हो जाएगा, क्या हो जाएगा Q, या W बराबर ZQ या Q बराबर IT या W बराबर ZIT, जहां Z क्या है, किसी तत्व का विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ठीक है ना। चलिए फैराडे के द्वितीय नियम की बात करेंगे, तो फैराडे का द्वितीय नियम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इस नियम के अनुसार जब विद्युत धारा की समान मात्रा, जो विद्युत धारा की समान मात्रा है वो विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकी द्रव्यमानों या विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कह रहा है कि जो यहाँ पर मात्रा है ना, जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे, जो इसकी मात्रा है विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर जो होने वाले पदार्थ की मात्रा है, इलेक्ट्रोड पर जो भी पदार्थ की मात्रा इकट्ठा होगी और जो उसका तुल्यांकी भार होगा, मतलब जैसे इसमें हम विद्युत का प्रवाह कर दिए तो यहाँ पर कुछ मात्रा इसकी इकट्ठा होगी। ठीक, जब ये मात्रा इकट्ठा होगी तो ध्यान दीजिएगा, जब ये मात्रा इकट्ठा होगी तो जो इसका भार है W, मान लीजिए यहाँ पर W1/W2 भार यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, तो जो इसका तुल्यांकी भार है, तुल्यांकी भार, ठीक है ना, इसके तुल्यांकी द्रव्यमान का अनुपात होता है, यानी क्या हो जाएगा E1/E2 आपका हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर जो W बराबर क्या होता है ZIT होता है, तो ZIT/Z2IT बराबर Z1IT/Z2IT बराबर E1/E2, यहाँ से क्या हो जाएगा Z1/Z2 बराबर E1/E2।
ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। अब किसी तत्व का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z है उसके तुल्यांक की भार E के समानुपाती होती है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z या E इज इक्वल टू एफ जेड, जहाँ F क्या है 96,500 कैलोरी फैराडे स्थिरांक है। ठीक है ना, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है किस पर, टिंडल प्रभाव पर और ऋणात्मक आवेश पर, क्या ऋणात्मक उत्प्रेरक पर। ठीक है ना, टिंडल प्रभाव देखिए क्या होता है कि कोलाडी कणों का द्वारा, मान लो कुछ हमारे कोलाडी कण होते हैं, कोलाडी कण आप लोग समझते हो, कोलाडी कण होते हैं, उसमें अगर द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के फलस्वरूप, किसके प्रकाश के प्रकीर्णन के फलस्वरूप कोलाडी विलयन में प्रकाश का पथ चमकीले शंकु के रूप में दिखाई पड़ता है, किसके रूप में, चमकीले शंकु के रूप में दिखाई पड़ता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। कोलाडी कणों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम होता है, किससे, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से क्या होता है, कम होता है। अतः जब इन पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तब ये ऊर्जा अवशोषित कर स्वयं दीप्त हो जाती हैं। इस प्रकार नीले रंग का शंकु दिखता है, जिसे टिंडल शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं, टिंडल शंकु कहते हैं। और इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। द्रव स्नेही कोलाडी विलयनों में टिंडल प्रभाव बहुत क्षीण जबकि द्रव विरोधी कोलाडी विलयनों में प्रबल होता है। ठीक है ना, चलिए ऋणात्मक उत्प्रेरण की बात करेंगे तो वह उत्प्रेरक जो किसी भी अभिक्रिया की दर को घटाता है, जो ऐसा उत्प्रेरक, अब किसी का अभिक्रिया ऐसे आप देखें, ध्यान दीजिएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रवाह की में जब फ्लो होता है तो उसमें क्या उसका अवरोध करता है, उसका प्रतिरोध। इसी तरीके से इसमें भी ऐसा उत्प्रेरक आपको लेना है जो इस अभिक्रिया के होने को क्या करे, रोक दे। मतलब वह उत्प्रेरक जो किसी भी अभिक्रिया की दर को घटाता है उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। इस प्रक्रिया को ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसे हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। ठीक, अब देखिए क्लोरोफॉर्म की बात करेंगे। यहाँ क्या है, हमारा क्लोरोफॉर्म है। ठीक, यहाँ एथिल एल्कोहल ऋणात्मक उत्प्रेरक आपका है, तो ये आपका क्या है, ऋणात्मक उत्प्रेरक है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई, समझ में आ गई होगी। चलिए अब अगले बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं और अच्छी तरीके से आपको वो भी समझाते हैं। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अगला देखिए, अक्रिय गैसों की दो प्रमुख विशेषताएं आपको लिखना है। किसकी, अक्रिय गैसों की दो प्रमुख विशेषताएं आपको लिखना है। दो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं वो आपको बताना है। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, हीलियम का प्रमुख स्रोत क्या है, तो ध्यान दीजिएगा हीलियम का प्रमुख स्रोत क्या है ये भी आपको लिखना है। तो अक्रिय गैसों की दो प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ये गैसें रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा परमाणविक होती हैं। इन गैसों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने अथवा प्रदान करने क्षमता नहीं होती है। इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अधिक धनात्मक होता है। ठीक, अगला, हीलियम का प्रमुख स्रोत क्वार्टजाइट खनिज और मोनोजाइट है, जो कि एक रेडियो एक्टिव खनिज हीलियम तथा रेडान को रेडियम के रेडियो एक्टिव विघटन द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। सूर्य में हीलियम सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है। ठीक है ना, ये आप लिख लीजिएगा। अब मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन भी आपको देख लेना है कि डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय लक्षण और परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं, स्पष्ट करना है आपको। तो ये लिखना है आपको, डी ब्लॉक के तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति अनुचुंबकीय लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, जैसे Fe की पावर +3 बराबर AR की पावर 45 डिग्री और 4s 3d5 में 3D कक्षक में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के उपस्थित होने के कारण यह अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करता है। ठीक, तो अगला देखिए, इसमें क्यों उपस्थित करता है, क्योंकि इसमें जो डी कक्षक होता है ना, इसके जो कक्षक में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपके होंगे। ठीक है ना, चलिए NS कक्षक व N-1 इंटू डी कक्षकों की ऊर्जा में कम अंतर होने के कारण, इसमें जो कम अंतर होने के कारण कक्षकों के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आबंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं। ठीक, इसलिए डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, यह आपके लिए हो जाएगा। लैंथेनाइड संकुचन क्यों को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा,
लेंथेनाइट संकुचन के कारण आपके लिए क्या होता है, नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण, क्या, नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण La से Lu तक परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्या में कमी हो आ जाती है, क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। यह लक्षण लेंथेनाइट संकुचन कहलाता है। यह संकुचन F इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परीक्षण प्रभाव के कारण होता है। कम प्रभावी परिरक्षण प्रभाव नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित नहीं कर पाता है। परिणाम स्वरूप नाभिकीय आकर्षण बल अधिक हो जाता है। इसी वजह से तत्वों के आकार में कमी आ जाती है। ठीक, चलिए बेंजीन और सल्फोनिक एसिड से एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण देते हुए एनिलीन की कार्बिल अमीन तथा डाईएजोटीकरण अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से जो एनिलीन है वो आपको बनाना है, तो ये आप देख लीजिएगा। इसको थोड़ा, ये समझने वाली बात है, तो इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा और अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए कार्बिल अमीन अभिक्रिया, ये भी अभिक्रिया आप लिख लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि प्राथमिक अमीन या एनिलीन को क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 तथा एल्कोहलिक KVH के साथ गर्म करने पर कार्बिल अमीन या एरिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। ठीक, तो C6H5NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH क्रिया कर क्या बनाएगा, C6H5NC प्लस 3KCl प्लस H2O आपका बनाएगा, ठीक है ना। यह आपके लिए हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। आगे मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद ही महत्वपूर्ण भी है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगला देखिए डाईएजोटीकरण, उसको भी आपको लिखना है। देखिए जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये अभिक्रिया आपको लिखना है, उसका प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। तो यह क्या होता है कि जब एरोमेटिक अमीन, एरोमेटिक मतलब ये आपका एरोमेटिक हो गया, अमीन को नाइट्रस अम्ल के साथ कम ताप पर अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, डाईएजोनियम, क्या, डाईएजोनियम लवण बनता है। इस अभिक्रिया को डाईएजोटीकरण कहते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या है कि संघनन बहुलक क्या है। जो संघनन बहुलक होते हैं वो क्या होते हैं। संघनन बहुलक मतलब समझ रहे हो ना। अभी मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ। तो संघनन बहुलक क्या है, संघनन द्वारा बेकेलाइट और पॉलीएस्टर बनाने के रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, संघनन बहुलक क्या होते हैं, ऐसे बहुलक जो एकलक इकाइयों के बार बार संयुक्त होकर HCl NH3 H2O जैसे छोटे छोटे अणुओं को पृथक करने की क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, पृथक करने की घटना, ध्यान दीजिएगा, पृथक करने की घटना संघनन कहलाती है। ठीक, तथा प्राप्त बहुलक संघनन बहुलक कहलाता है। उदाहरण तौर पर बेकेलाइट, नॉयलॉन 66 आदि, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। तो संघनन द्वारा बेकेलाइट का निर्माण कैसे होता है, फिनाल व फॉर्मेल्डिहाइड की संघनन अभिक्रिया द्वारा बेकेलाइट का निर्माण किया जाता है। किसका, बेकेलाइट का निर्माण किया जाता है। तो ये आपको लिख लेना है अभिक्रिया। देखिए आपको सिर्फ रिवाइज करना है, क्वेश्चंस को देखना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। अब ये देखिए इसका भी आपको बना लेना है पूरा चित्र, ठीक है ना, ये भी बना लेना है। अगला देखिए संघनन द्वारा पॉलीएस्टर का निर्माण कैसे करते हैं। संघनन द्वारा हम पॉलीएस्टर का निर्माण कैसे करेंगे तो उसको भी थोड़ा समझते हैं। वे बहुलक जिनमें एक एस्टर समूह उपस्थित होता है, क्या होता है, जिसमें एस्टर समूह आपका उपस्थित होता है। एस्टर मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे वस्तुतः पॉलीएस्टर कहलाते हैं। ये डाई अम्ल, क्या, डाई अम्ल तथा डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, प्राप्त होते हैं, ठीक, प्राप्त होते हैं। उदाहरण तौर पर देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, उदाहरण क्या है यहाँ पर कि, उदाहरण क्या है कि यहाँ पर कि टेरिलीन या डेक्रॉन एक पॉलीएस्टर बहुलक है। जो टेरिलीन होता है या डेक्रॉन एक पॉलीएस्टर बहुलक है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा जो एनिलीन ग्लाइकॉल और टारफेटिलिक यानी कि टरफेप्थेलिक अम्ल को मिश्रण को जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड Sb2O3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 420 केल्विन में 460 केल्विन ताप तक गर्म करने से प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या है कि पीड़ाहारी, क्या कह रहा है, पीड़ाहारी प्रशांतक
तथा पूतिरोधी क्या होते हैं? ठीक, क्या क्या? पीड़ाहारी, प्रशांतक तथा पूतिरोधी क्या होते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण आपको देना है। ठीक, तो पीड़ाहारी क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पीड़ाहारी क्या होते हैं कि औषध जो पीड़ा को कम या समाप्त करने में उपयुक्त, ऐसी औषधि जिससे आपका सर दर्द कर रहा है, आपका पैर दर्द कर रहा है, तो आप क्या करते हैं, कोई पीड़ानाशक वाली दवा खा लेते हैं, दर्द की दवा आप खाते हैं ना, वही चीज़ यहाँ पर भी है कि औषध जो पीड़ा को कम या समाप्त करने में उपयोग की जाती है, पीड़ाहारी औषधियाँ कहलाती हैं। उदाहरण तौर पर जैसे पैरासीटामोल, जब आपका बुखार होता है, आपके शरीर में हरारत होती है, तो आप क्या खा लेते हैं, पैरासीटामोल खा लेते हैं। एस्प्रीन, जिसे आप एसिटिलिन सैलिसिलिक अम्ल करते हैं। मॉर्फिन, हीरोइन तथा कोकीन आदि प्रशांतक तथा पीड़ाहारी दोनों तंत्रिका में ग्राही को जाने वाले संदेशों की स्थानांतरण क्रियाविधि को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक, प्रशांतक की बात करेंगे, वे औषध जो तनाव तथा छोटी या बड़ी मानसिक बीमारियों के उपचार हेतु प्रयोग की जाती हैं, प्रशांतक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्रशांतक कहलाती हैं। ठीक है ना। उदाहरण तौर पर देखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि बर्बिट्यूरिक अम्ल की व्युत्पन्न अर्थात बर्बिट्यूरेटस जैसे बोरोनल, सेकोनल, ल्यूमिनल आदि हिप्नोटिक प्रशांतक नींद आने वाले प्रशांतक हैं, जबकि इक्वेनिल, वैलियम, सेरोटोनिन में प्रोमेंट नॉन हिप्नोटिक प्रशांतक वाले प्रशांतक हैं। ठीक है ना। प्रतिरोधी की बात करेंगे तो वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते समय जीव ऊतकों को हानि नहीं पहुंचाते हैं, प्रतिरोधी कहलाते हैं। उदाहरण तौर पर देखिए, बाईथायोनॉल, बीटाडीन टिंक्चर, आयोडीन का एल्कोहलिक विलयन है, डेटॉल, फिनॉल, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना। और प्रथम कोट की अभिक्रिया के 4 प्रमुख अभिलक्षण लिखिए। एक, प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है, तो कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी? अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रथम कोट की अभिक्रिया के 4 प्रमुख अभिलक्षण, ठीक, तो क्या हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रथम कोट अभिक्रिया में अभिकारक की सहायता n गुना बढ़ाने पर, जो अभिकारक की जो सांद्रता है इसकी n गुना बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग n गुना बढ़ जाता है। ठीक, तो प्रथम कोट की अभिक्रिया में अर्ध आयु t हाफ बराबर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात अर्ध आयु t हाफ बराबर 0.6931/k, जहाँ k क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ठीक, और वेग स्थिरांक k की इकाई केवल समय की इकाई पर निर्भर करता है। प्रथम कोट की विशिष्ट क्रिया पर ताप पर निर्भर करती है। ठीक है ना। चलिए प्रश्नानुसार देखेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको देख करके सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि कापर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। जो कापर के 2 अयस्क होते हैं ना, उनके नाम और क्या करना है, सूत्र लिखना है। ठीक है ना। क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, कापर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र आपको लिखना है। कापर के निष्कर्षण में प्रगलन में प्रयुक्त भट्ठी का नामांकित चित्र बनाकर उसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण भी आपको लिखना है। ठीक, तो कापर के 2 प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं? कापर पायराइड अयस्क CuFeS2 और क्या हो जाए, क्यूप्रस यानी Cu2O। ठीक, ये आपका हो जाएगा। अगला, कापर पायराइड के कापर का निष्कर्षण कैसे होता है? तो प्रगलन प्रक्रिया में जो निष्कर्षित अयस्क के साथ गालक अपद्रव्य की क्रिया से धातुमल का निर्माण होता है, जिसे अलग कर लेते हैं। यह प्रक्रिया एक विशेष प्रकार की भट्ठी यानी कि वात्या भट्ठी में होती है। अभिक्रिया का समीकरण निम्न है। क्या है अभिक्रिया का समीकरण? Cu2O प्लस FeS, क्रिया करके क्या बनाएगा, Cu2S प्लस FeO आपका हो जाएगा। 2FeS प्लस 3O2 क्रिया करके क्या बनाएगा, 2FeO प्लस 3SO2, और FeO प्लस SiO2 क्रिया करके क्या बनाएगा, FeSiO3, ये धातुमल आपका हो जाएगा। ठीक, वात्या भट्ठी की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वात्या भट्ठी की बात करेंगे तो यह एक प्रकार की क्या है, विशेष भट्ठी होती है, जिसका आकार चिमनी की तरह होता है। इसका आकार किस तरह, चिमनी की तरह होता है। इसका उपयोग मुख्यतः किसके लिए करते हैं? इसका उपयोग हम लोहा, तांबा धातुओं के धातुकर्म में होता है। ठीक, और ध्यान दीजिएगा, और क्या होता है यहाँ पर, इसमें नीचे की सतह पर अग्नि सह ईंटें लगी होती हैं, नीचे से गर्म
वायु प्रवाहित करने पर इसमें इसलिए पाइप लगे हो रहते हैं, भट्टी में ताप ऊपर से नीचे की तरह बढ़ता है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो ये आप चित्र को देख सकते हैं, अच्छी तरीके से इसको बना सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, चलिए अगला अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसको आपको लिखना है, अच्छी तरीके से तैयार करना है। ठीक है ना, लिगेंड क्या है, एक दंती एवं द्विदंती लिगेंड की परिभाषा एवं उदाहरण आपको देना है। ठीक, ये आपको लिख लेना है। तो लिगेंड क्या होते हैं, तो आप ये देख लेना, इसको अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट कर लेना। ठीक है ना, और क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा, कि जटिल यौगिकों में उपस्थित वह परमाणु, अणु या आयन, किसमें, जो जटिल यौगिक हमारे होते हैं ना, उसमें जो उपस्थित परमाणु, अणु या आयन होते हैं, जो उप संयोजन मंडल में क्या होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ क्या होते हैं, उप संयोजक बंध के निर्माण में इलेक्ट्रॉन युग्मदाता की तरह व्यवहार करता है, लिगेंड कहलाता है। ठीक, एक दंती लिगेंड की बात करेंगे तो ऐसे लिगेंड जिनमें केवल एक ही दाता परमाणु उपस्थित होता है, क्या, एक ही दाता परमाणु उपस्थित होता है, अर्थात जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, एक दंती लिगेंड कहलाते हैं। उदाहरण तौर पर देखिए NH3 H2O OH- Cl आदि एक दंती लिगेंड है। ठीक है, द्विदंती लिगेंड की बात करेंगे तो ऐसे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, अर्थात जो केंद्रीय धातु परमाणु आयन को केवल दो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, द्विदंती लिगेंड कहलाते हैं। उदाहरण तौर पर देखिए जैसे EN एथिलीन डाइअमीन C2O4 की पावर 2 ऑक्जिलेट आदि। निम्नलिखित के IUPAC नाम आपको लिखना है। क्या, FeH2O का होल 6Cl3 का IUPAC नाम हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड। क्या AK4FeCN का होल 6 यानी IUPAC नाम इसका क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट सेकेंड। ठीक, चलिए 5 घ की बात करेंगे, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है, हेलो एल्केन के बनाने की दो प्रमुख सामान्य विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या, हेलो एल्केन के बनाने की दो सामान्य विधियों के रासायनिक समीकरण आपको लिखना है तथा निम्नलिखित के साथ अभिक्रियाएं लिखिए। ठीक, KOH और AgCN के साथ। ठीक, तो हेलो एल्केन के बनाने की सामान्य विधियां आपको ये बना लेना है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन, और इसमें भी थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको भी आप कर लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्राथमिक एमीन और एल्कीन से प्राथमिक एल्कोहल के विरेचन के रासायनिक समीकरण लिखिए। एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक अम्ल के साथ प्राथमिक एल्कोहल के अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखना है आपको। एथिल एल्कोहल के प्रमुख उपयोग भी आपको लिखना है। ठीक, प्राथमिक एमीन से प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है, RNH2 प्लस HNO2, ये आपका प्राथमिक एमीन है, ये आपका नाइट्रस अम्ल है। तो NaNO2 प्लस HCl, तो ROH प्लस N2 प्लस H2O, ये आपका प्राथमिक एल्कोहल है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, एल्कीन से प्राथमिक एल्कोहल, किससे, एल्कीन से प्राथमिक एल्कोहल की बात करेंगे, RCH डबल बॉन्ड CH2 और H2SO4 क्रिया करके RCH2 CH2SO4 HSO4 H2O गर्म करेंगे तो RCH2 CH2OH बनेगा, जिसे आप एल्किल एल्कोहल सल्फेट कहते हैं, और प्राथमिक एल्कोहल आपका ये होगा। ठीक, एसिटिल क्लोराइड की बात करेंगे, CH3COCl के साथ प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया। ठीक, ये आपका हो जाएगा। ठीक, एसिटिल एल्कोहल के उपयोग की बात करेंगे तो मेथिलीन स्प्रिट बनाने में वार्निश, गूंद, पेंट तथा टिंचर आयोडीन के आदि के विलयन में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना, चलिए क्या होता है जब एल्डिहाइड निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करता है, केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। HCN NaHSO3 RMgX फेलिंग विलयन आपके लिए हो जाएगा। तो एल्डिहाइड की टॉलेन अभिकर्मक के साथ जो अभिक्रिया होती है क्या होती है, RCHO प्लस Ag2O क्रिया कर क्या बनाएगा, RCOOH प्लस 2Ag आपका बन जाएगा। एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल रजत दर्पण आपका होगा। एल्डिहाइड की HCN के साथ अभिक्रिया की बात करेंगे, RCHO प्लस HCN, RCH और OH और CN आपका एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन आपका होता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए, एल्डिहाइड की NaHSO3 के साथ अभिक्रिया क्या होती है, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस NaHSO3 क्रिया कर क्या बनाएगा, RCOH और यहाँ पर SO3 माइनस Na प्लस, यहाँ पर H आपका एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड आपका होगा। ठीक, एल्डिहाइड की RMgX साथ अभिक्रिया क्या हो जाएगी, RCHO प्लस RMgX क्रिया कर क्या बनाएगा, RCH
ROMGX और यहाँ पर क्या हो जाएगा H। तो एल्डिहाइड की जो फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया होगी वो क्या होगी, RCHO प्लस CuO फेलिंग विलयन आपके पास है, और RCOOH प्लस Cu2O लाल अवक्षेप आपका ये हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे फास्फोरस क्लोराइड PCl3 बनाने का वर्णन कीजिए। इसकी एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। फेरस सल्फेट और तारपीन के तेल के साथ क्लोरीन की होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी आपको लिखना है। तो फेरस ट्राई क्लोराइड PCl3 का बनना क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। फास्फोरस पर थायोमीन क्लोराइड की क्रिया को से फास्फोरस लाइक्लोराइड प्राप्त किया जाता है, यानी P4 + 8 SOCl2। ये आपको गर्म करेंगे तो 4 PCl3 + 4 SO2 + 2 H2Cl2 आपका बनेगा। ठीक, प्रयोगशाला के फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाने के लिए सफ़ेद फास्फोरस को ताजे शुष्क क्लोरीन के साथ गर्म करके बनाया जाता है। ठीक, ये आपका हो जाएगा। इसको भी आप स्क्रीनशॉट पूरा कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए आपको देखना है, सिर्फ बस हो गया, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन लिखना है, ढूंढना है, अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित करना है आपको, और ग्लूकोज अणु में 5 OH समूहों CHO और यहाँ पर क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O समूह के होने की पुष्टि हेतु एक एक अभिक्रिया का समीकरण आपको लिखना है। ग्लूकोज और सुक्रोज में अंतर आपको लिखना है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये आपका होता है। ठीक, तो वे पदार्थ जो जल अपघटन के पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं कीटोन देते हैं, ठीक, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। यह बृहत बहुलक कार्बनिक अणु है जो मनुष्य के सहित अनेक जीव जंतुओं की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह ऊर्जा ग्लूकोज क्या होती है या अन्य मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। ठीक, ये आपको कर देना है, और ये भी आपको पूरा लिख लेना है। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए, इसको भी आपको लिख लेना। एक अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, ग्लूकोज और सुक्रोज में अंतर आपको लिखना है। ये आपको लिख लेना है, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये आपको कर लेना है, और ध्यान दीजिएगा इसको भी आपको कर लेना है। तो मेरे प्यारे भैया लोग, वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।